अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, सारे के सारे खैर खैरियत से होगे और मजे में होगे। अच्छा भाई, हम लोगों का जो कोर्स था वो तो एमडी कैट ई कैट दोनों का मुकम्मल है, तमाम का तमाम अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट सारी की सारी मौजूद है। अब हुआ क्या कि हमारे पास जो पीएमसी वाले हैं, पीएमसी वालों ने कुछ प्रैक्टिस टेस्ट जो है ना वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, पीएमसी वालों ने क्या करा है, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए हैं एमडी कैट वालों को सॉल्व करने के लिए। अब उन प्रैक्टिस टेस्ट की कुछ फरमाइश आ रही थी कि जनाब उनका सोल्यूशन डिस्कस कर लें। ठीक है, तो सोल्यूशन में उनका बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूँ, स्टार्ट करने लगे हैं। बस इसमें कुछ चीज़ों को जो है ना वो आपने ख्याल करना है। जो प्रैक्टिस टेस्ट का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा मैंने सवाल पढ़ा और सवाल को पढ़ने के बाद उसका आंसर आपके सामने तहरीर कर दिया। देखो बेटे, जब आप इस सॉल्यूशन को देखोगे ना तो आपने सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देखना है, और इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन या जैसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है और जहां पे सॉल्व किया हुआ है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची मौजूद है जिसने अभी भी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं करी, तो वो प्रैक्टिस टेस्ट से कुछ आइडिया ले और आइडिया लेने के बाद अपनी तैयारी को बेहतर कर दे। ठीक है, चलो। और जितना स्टफ होगा जो मैं इसके साथ साथ सॉल्व कराते हुए आपको दे रहा हूँ, वो सारा का सारा स्टफ जो है ना मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। अच्छा, अभी मैं शुरू कौन सा टेस्ट कर रहा हूँ? प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ। ये सारे के सारे, सबसे पहले तो आपको ये जो टेस्ट है ना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, मतलब ये जो इस टेस्ट के अंदर जो ये टेस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, और उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ जो मैं प्रैक्टिस का मटेरियल, जो मैं टेक्स्ट बुक का हवाला दूंगा, वो भी सबका सब अपलोड कर दूंगा। खास तौर पे इसके अंदर जो मैंने प्रैक्टिस का मटेरियल बच्चों के साथ शेयर किया हुआ था, जो मेरे बच्चे भी हैं, बल्कि मैंने सबके साथ ही शेयर किया हुआ था। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे देखोगे, डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसमें से भी कई सारे सवाल जो है ना वो इन्होंने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बता देंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटे, पहला क्वेश्चन हमें कहता है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो, अगर आपको याद आ रहा होगा, जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इस तरह से होता है। अब जब प्रोजेक्टाइल आपका लॉन्च किया जाता है ना बेटे, तो प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो कुछ इस तरह से हम लोग शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे नजदीक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी होती है। यहाँ पे कुछ एंगल होता है थीटा। अगर मैं इसकी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, अगर मैं मिसाल के तौर पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी को यू कह दूं, जाहिर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यू। ठीक हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल वेलोसिटी जो यू है वो क्या बन जाएगी? दैट विल बी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब आप बोलोगे सर ये आई कैप और जे कैप क्या है? मेरा बेटा यही रीजन है कि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था ना, मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे थोड़े थोड़े, मतलब पूरे नहीं पढ़े थे हमने, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 70% वेक्टर्स हमने पढ़े थे कि आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका काम एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को शो करना होता है। जब भी कोई बॉडी एक्स के अलोंग मूव करती है तो इसका मतलब वो क्या है, आई कैप से शो होता है। यानी कि ये बेसिकली सिंपल ये बता रहे हैं कि आपके पास इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट इस वेलोसिटी का क्या है? इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, ये तो पढ़ा होगा। इसी तरह इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है? इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है जनाब यू साइन थीटा। बस आई कैप ये शो कर रहा है, आई कैप सिंपल शो कर रहा है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह जे कैप क्या शो कर रहा है? जे कैप शो कर रहा है जनाबे वाला कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। और हमें पता है जो हमारे पास मोशन होता है वो बेसिकली किस किस के दरमियान में होता है जनाब? एक्स और वाई के दरमियान में होता है। यही बात आपने पढ़ी भी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब क्या कहते हैं? द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने ग्रीन से मार्क किया है ना, ये वाला पॉइंट बेटे हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल की हाइट जमीन से जो होती है वो कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। याद है ये सबका सब डिस्कशन में आया था कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, और वो हाइट कितनी होती है वो भी पढ़ा था, वो एच के बराबर होती है। ठीक है, अब अगर हमें याद होगा, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो कम होता है, कम होता है, कम होता है, फाइनली क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि हमने ये बात पढ़ी थी, मैक्सिमम हाइट पे जाके
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो होता है। लेकिन जो एक्स वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो तो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, याद है ना। एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी तो चेंज होता ही नहीं है भाई। देखो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है जो आपके पास वाई वाली वेलोसिटी है वो तो कम होते 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 क्या हो रही है, जीरो हो रही है। लेकिन जो एक्स वाली वेलोसिटी है वो तो क्या रह रही है, कांस्टेंट। लेट्स से अगर उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो v है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ vx प्लस vy। vx बोले तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का, vy बोले तो y कंपोनेंट वेलोसिटी का। अब vx आपके पास क्या हो जाएगा, vx विल बी u cos थीटा इंटू आई कैप। u cos थीटा आई कैप क्यों आया, इसलिए आया कि जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है प्रोजेक्टाइल में, ये थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, स्टार्ट में जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ था ताजा ताजा, स्टार्ट में इसका एक्स कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा। तो आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट तो u cos थीटा ही आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, u cos थीटा आई कैप, और आगे वर्टिकल क्या हो जाएगी, जीरो जे कैप। जीरो जे कैप क्यों हो गई, क्योंकि जनाब मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। बन गया जनाब हमारे पास। यानी कि क्या बना, ये हो गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। सही है भैया। अब अगर आपसे कोई पूछे फाइनल वेलोसिटी क्या है एट द मैक्सिमम हाइट, तो आप बोलोगे v विल बी इक्वल टू u cos थीटा आई कैप, और आगे तो वो है ही नहीं। अब आपको क्या बोल रहे हैं, क्या मालूम करना है, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट क्या नजर आ रही है, u cos थीटा आई कैप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, u cos थीटा आई कैप। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपसे ना मजीद क्या क्वेश्चन पूछता है, पास पेपर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मैंने आप लोगों के साथ एक ड्राइव शेयर की थी और अभी भी शेयर की हुई है, तमाम वीडियोस मौजूद हैं, उसको आप देख सकते हो, उनके डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और उस ड्राइव का नाम था, हमारे चैनल के नाम से ही मिलता जुलता, मंजन फॉर प्रैक्टिस, ऐसा था। उसके अंदर जो था ना वो मोशन इन 2D की एक शीट मौजूद है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ। मोशन इन 2D की एक शीट मौजूद है, जरा देखो। उसके अंदर जो है ना वो मैंने यही वाले क्वेश्चन सारे के सारे जो है ना वो डाले हुए थे। अब आप देखो जरा, अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली आपको जो नजर आएगा, ये देखो इधर, ये मैंने शीट वही ओपन की हुई है अपने पास, ये देखो। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मार्क किए हुए। ये शीट आज से नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, ये शीट पता नहीं कितने जमाने से मैंने अपलोड की हुई है। देख रहे हो आप ये क्वेश्चन, अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल इज फाइड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, और चेंज इन स्पीड जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो सिमिलर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको। तो ये प्रैक्टिस करना है, ये सब प्रैक्टिस करना है। अभी टाइम मिल गया है आपको, अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क के अंदर एक सैलाब वाली सूरत हाल है उसके अंदर रहम करे लोगों पे, लेकिन उनकी वजह से आपको कुछ टाइम मिल गया है, तो उसको फजूल चिट चैट में जाया नहीं करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है मिसाल के तौर पे, चेंज इन वेलोसिटी बताइए एट द मैक्सिमम हाइट, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, v माइनस u। जब आप निकालोगे तो सिंपल आप माइनस करोगे, u cos थीटा आई कैप माइनस, इसको माइनस करेंगे, u cos थीटा आई कैप माइनस का u sin थीटा क्या, j कैप। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचता है, माइनस का u sin थीटा j कैप। अब आपसे कोई बोले भाई यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, बेटे माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है ये डिक्रीज होके आई है। यानी कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी कैसे आई है, डिक्रीज होके आई है। यानी कि आपकी वेलोसिटी कम हुई है, तो ये इतनी कितनी कम हुई है, इतनी कम हुई। कितना चेंज आया है, u sin थीटा का चेंज आया है। u sin थीटा का चेंज कितना आया है, u sin थीटा का किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। कैसे पता चला, j से पता चल गया। j कैप किसका यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस का। और क्लियर है, ये पूरी चीज क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, क्लियर हो गया। आप अगर आपसे पूछता है ना कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है मैक्सिमम हाइट पे जाते हुए, तो आया आपके पास जनाब वेलोसिटी का चेंज u sin थीटा j कैप का है, माइनस डिक्रीज हुआ है j कैप y के अलोंग वेलोसिटी चेंज हुई है, और कितनी u sin थीटा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि जनाब ये बताइए व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट,
क्या पूछ रहा है आपसे? आपने अब चेंज इन स्पीड बतानी है एट द मैक्सिमम हाइट। तो चेंज इन स्पीड कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन स्पीड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होगा, आप बोलोगे जनाब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, बिल्कुल सिंपल। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, सिंपल हो गया। अब फाइनल स्पीड कितनी होगी? u cos थीटा। सर अब आई कैप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्पीड है, स्पीड तो वेक्टर है ही नहीं, आई कैप की तुकी नहीं बनती। माइनस इनिशियल स्पीड क्या है? u। सर ये u कैसे आया? ये u ऐसे आया भाई, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी जिसका एक कंपोनेंट ux था और जिसका एक कंपोनेंट क्या था? uy था। या अगर आपने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को v लिया हुआ है तो एक कंपोनेंट vx होगा, एक कंपोनेंट vy होगा। तो इस u का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में आपने यकीनन पढ़ा होगा, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, यानी कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये u बेसिकली ये चीज है, ये u जो है ना, दिस u इज बेसिकली दिस थिंग, ये चीज है ये u। अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, जहां पे ux आपका u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा आपका u sin थीटा, और थीटा हमारे पास हमारा लॉन्च एंगल होता है। मेरा बेटा देखो, एक चीज याद रखना जो मैं फिर से बता रहा हूं। देखो, आखिर में ना ब्लेम करना सबसे आसान होता है कि यार हमारे टीचर ने हमें ये चीज नहीं पढ़ाई थी, या हमारे टीचर ने हमें ऐसा नहीं पढ़ाया, वैसे नहीं पढ़ाया। ब्लेम गेम करना सबसे आसान होता है। ब्लेम गेम की आपके पास ना गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक टीचर का समझ में नहीं आता, दूसरा मौजूद है, मेरा समझ में नहीं आता किसी और से पढ़ लो, उसका समझ में नहीं आता किसी तीसरे से पढ़ लो। मतलब यूट्यूब तो भरा पड़ा है ना, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म जहां से आपको ऑनलाइन बहुत क्वालिटी के लेक्चर्स मिलते हैं, तो अब तो वो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ पहला क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैंने तमाम डिस्कशन करी है, और ये चीज बताइए कि इसमें से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपके साथ शेयर कर दिया कि मैंने ये कितनी है। अब एक चीज और देख लो, ये शीट जो मैंने अपलोड करी हुई है, अगर आप इस शीट में सिर्फ क्वेश्चन देखो ना जो मैंने अपलोड किए हुए, सिर्फ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है ये, अगर आप देखोगे 213 क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये 213 क्वेश्चन तमीज से तरीके से सॉल्व किए हुए होंगे तो आपको प्रोजेक्टाइल में जिंदगी में कभी यहाँ मसला नहीं होने वाला। ये सब का सब अवेलेबल है, A to Z चीजें अवेलेबल है। एक चीज भी शायद ऐसी नहीं है जो इसमें मैंने अभी डाली हो या पहले से ना हो, सबका सब पहले से अवेलेबल था। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन की तरफ देखो अब जरा। अब देखो मेरा बेटा आपसे कह रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट 45 डिग्री एंगल। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया हुआ है इसने प्रोजेक्टाइल का, और इस जैसे मैंने 3 से 4 सवाल शीट के अंदर शामिल ऑलरेडी किए हुए थे ना। अब देखो आपको पूरी थ्योरी पहले मैं समझा देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, थोड़ा सा अजीब सा बन गया। ये मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने लॉन्च किया, और प्रोजेक्टाइल आपका मूव करता कराता हुआ यहाँ तक आ गया। ठीक है भैया, अब आपके पास सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा है कि आपने जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, ये आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था ना, तो ये मान लीजिए आपका प्रोजेक्टाइल आ गया। ठीक है, आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हुए लेट से इनिशियल वेलोसिटी रखी थी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और यहाँ पे आपका एंगल कितना है? थीटा। क्लियर है भाई? अगर u इनिशियल वेलोसिटी है तो बड़ा सिंपल, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक मेरे पास ux होगा, एक मेरे पास uy होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होगी तो एक v नॉट x होगा, एक v नॉट y होगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा जनाब u cos थीटा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जनाब u sin थीटा। ऐसे ही बनना है इसमें, ऑब्वियस हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही मेरा इनिशियल और ये मेरे पास क्या है? फाइनल पॉइंट है। और ये मेरे पास क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है मेरा बेटा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इनिशियल उसकी बात करूंगा तो क्या बन जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा ही है ना भैया, हाफ एम यू स्क्वायर बनेगा। अब u क्या होता है? u आपके पास है टोटल इनिशियल वेलोसिटी, जिसका एक कंपोनेंट x है, एक कंपोनेंट y है। और u को आप ऐसे लिखते हो ना, u बराबर होता है ux प्लस यू वाई के। क्लियर है? तो अगर मैं इस u का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या बनेगा? अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अच्छा, कोई भाई साहब या कोई बहन जी इसको सीधा सीधा u इक्वल यू एक्स प्लस यू वाई ना कर दें डायरेक्टली, क्योंकि बेटे वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। वेक्टर में मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कोई ये हरकत ना करें, u बराबर है यू एक्स प्लस यू वाई, ये ना करें, ये गलत है। ठीक है सर, आपने भी तो किया हुआ है, ये देखें ये आपने किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है बेटे? ऊपर एरो लगा हुआ है, इससे मुराद है कि मैं वेक्टर एडिशन करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं?
वेक्टर एडिशन करना चाह रहा हूं। पॉइंट क्लियर हो गया? ये हो गया। अब ये मेरे पास यू का फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं इसी के अंदर ये जो u इक्वल अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू बाय स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसी में मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर बनता है ये। अगर मैं यहाँ पे लाके काइनेटिक एनर्जी में पुट करता हूँ, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम क्या बनता है ये बनता है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ऐसे ही बनता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या पूछ रहा है? A ball is projected with initial kinetic energy E at 45 degree angle. At the highest point, its kinetic energy will be. अब ये इसने कह दिया कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसमें और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, किसी वजह से नहीं कर रहा, आप समझते हैं। अब आपको मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ऐसे ही करना है। चलो आ जाओ, मैं कहता हूं जनाब मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। अब आपको एक बात तो पता है ना कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर, अभी हमने डिस्कस भी किया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है ये तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होता है वो वही होगा जो इनिशियल में था, यानी कि इट विल बी u cos थीटा। हाँ या ना? ऐसे ही, चलो गुड हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू हाफ एम यू एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? हाफ एम वी स्क्वायर था फॉर्मूला। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते एक्स और वाई, वाई वाला कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी होती ही मूवमेंट की वजह से है। इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के पास होगी वो ड्यू टू द एक्स एक्सिस वेलोसिटी होगी। वैसे लिख दिया मैंने। क्या बनता है ये? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। ये है काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट की। अच्छा, मैं इतनी लंबी किसी वजह से कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली फॉर्मूले आपको बता सकता था, लेकिन इस जैसे मजीद क्वेश्चन जो पास पर में आए हुए ना, फिर उसके लिए मुझे नए सिरे से ये सब बताना पड़ता, तो मैंने बोला एक ही बार पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आप जरा दोनों एनर्जीज को माइनस करो भाई। ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? ये मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे बात बताओ, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में, जो ये कहता है कि नेट एनर्जी या टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं प्रोजेक्टाइल के अंदर टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। हाँ या ना? टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। अब इनिशियल पॉइंट की जो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे भाई ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, आपके पास इनिशियल पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है, निकल जा, आपके पास इनिशियल पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही है ना काइनेटिक एनर्जी। और आपके पास इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप अगेंस्ट द फील्ड काम करते हो, हाइट कवर करोगे या कुछ इस तरह की हरकत करोगे, कुछ किया हुआ ही नहीं तो वो जीरो है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वही बेसिकली टोटल एनर्जी के बराबर है। सेट है? अब जरा देखो यहाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी at the initial point plus potential energy at the initial point should be equal to kinetic energy at the maximum height plus potential energy at the maximum height? yes or no? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला पूरा फैक्टर तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आपके सामने लिखी हुई, अगर मैं इसको लिखूं क्या बनेगा? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करा? मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी मैंने भी ऊपर निकाली थी, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। अगर आप यहां तक की इक्वेशन समझ गए हैं तो देखो जरा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में क्या चीज ऐड हो रही है, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा समझे ये क्या हुआ है यहाँ पे। बेटे आपके पास स्टार्ट में जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक की फॉर्म में थी और उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या हाफ एम ब्रैकेट में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। मैक्सिमम हाइट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा मर गया। काइनेटिक एनर्जी के बाद दो हिस्से थे, एक एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में डिपेंड कर रहा था, एक वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में डिपेंड कर रहा था। एक्स वाला वाई वाला मर गया, एक्स वाला एज इट इज चला गया। तो ये जो ये वाला है ना, ये अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है एट द मैक्सिमम हाइट, ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। और जो जो काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा मरा है ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया जाके, ये कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट में। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि जब एनर्जी की एक शक्ल कम होगी तो दूसरी शक्ल बढ़ेगी। तो क्या चीज कम हो रही है, ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन ऊपर जाते हुए हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तीन फॉर्मूले जहन में रहेंगे बस। अब जैसा सवाल पूछे आप बता सकते हो। आते अपने सवाल की तरफ, क्या था क्वेश्चन। A ball is projected with kinetic energy E at 45 डिग्री। At the highest point इसकी kinetic energy क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी भाई, ये फॉर्मूला देखो आपके सामने, ये रहा, ये नजर आ रहा है। ये मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे है। 45 डिग्री के लिए पुट कर देंगे, क्या बनता है ये, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नीचे कर लेता हूँ वरना परेशानी होगी। एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूँ। देखो यहाँ देखो जरा, आपको इनिशियल फॉर्मूला पता चल गया। इनिशियल फॉर्मूला क्या था, इनिशियल का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल पॉइंट पे थी बेटे वो क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही होगा भाई, यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। वैसे तो ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा किसके बराबर आएगी, ये हमेशा 1 के बराबर आएगी हमेशा। यानी कि आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो हमेशा ये होगी हाफ एम यू स्क्वायर, वेयर यू इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं इसको वैसे भी साबित कर सकता हूँ। कैसे, देखो इधर 45 डिग्री पुट करें जरा यहाँ पे, हाफ एम यू स्क्वायर क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री बन जाएगा, प्लस ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। ऐसे ही है। अब देखो बेटे आपको ये चीज पता है कि कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैंने निकालना सिखाए हुए, क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट में सब मौजूद है, आप देख सकते हो। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। अगर आपके पास cos स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मतलब ये इस तरह से होगा कि जनाब 1/√2 और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। बताया था ना ये सब चीजें पड़ी थी। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर होगा तो रूट मर जाएगा तो 1/2 आएगा। यानी कि ब्रैकेट में आया 1/2, यहां भी क्या आया 1/2। सिंपल हो गया। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया ना भाई। आधे में आधा जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ये तो बताया था मैंने ऊपर। आप कोई और वैल्यू भी लेके चेक कर लेना। cos 30 डिग्री करना, यहाँ भी 30 डिग्री करना, फिर 1 आएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये एक तरह का आपका सो कॉल्ड शॉर्टकट हो गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा यही होगा। वो जो एक हम ड्राइव करते हैं ना हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो यही शक्ल में बन जाता है। ठीक है भैया, अब इसका मतलब ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल वाला आपसे क्या कह रहा था, सवाल वाला आपसे कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट आपने बतानी है। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला है। बस मसला हल। हाफ एम यू स्क्वायर, ये जो हाफ एम यू स्क्वायर लिखा हुआ है इसको तो मैं ई कह सकता हूं ना भैया। क्यों कह सकता हूं ई, ये देखो ना भाई ये किसके बराबर आया, ई के बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और बस मसला ही हल हो गया। कॉस स्क्वायर एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है 45 डिग्री दिया हुआ है। कॉस 45 डिग्री करोगे 1/√2 आएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ रहा है E/2। यानी कि आप यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हो, जरा कंक्लूजन समझना बच्चे यहां से, और अपने गलत कॉन्सेप्ट सही करना। कंक्लूजन यहां से ये निकलता है कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में ई थी तो मैक्सिमम हाइट पे जाके कितनी रह गई
E/2 यानी कि E/2। तो बाकी कहाँ चली गई? बाकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी, बाकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? E। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे कितनी बची? E/2 माइनस कर दो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? E/2 आ रही है। लेकिन क्या मैंने कहीं भी पढ़ाते हुए ये कहा कि हमेशा आधी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी की आधी काइनेटिक की फॉर्म में रहेगी? मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। अक्सर मैंने देखा यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए बच्चे गलत पढ़ते हैं कि अगर टोटल एनर्जी ई है तो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा आधी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, आधी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं कहा। हाथ के हाथ मिसाल लेके चेक करते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हो? मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे लॉन्च किया? 30 डिग्री पे लॉन्च किया। फिर मैं आपको विजुअलाइज भी करा दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं। आपने 30 डिग्री पे लॉन्च किया, देखो भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ई है ना, फॉर्मूला वही होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। आगे आप कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लगा के प्लस कर लो, अगर 30 डिग्री रखोगे फिर से आंसर 1 आएगा। कैसे? कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। स्क्वायर करोगे 3/4 बन जाएगा। वहां पे साइन जो 60 डिग्री है वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास? वो आपके पास हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा सीधा सीधा। तो अल्टीमेटली आपके पास साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? 1/4। जमा करोगे 4/4 आएगा, आंसर विल बी 1 अगेन। ठीक है, करके देख लेना पहले से। अब मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट डिफाइन करनी है या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे बतानी है तो क्या होगा? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। समझना समझना समझना। ये तो हो गया ई। यहां से आ रहा है 3/4। कैसे? ओ भैया cos 30 डिग्री का क्या होता है? √3/2 होता है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाना है? 3/4 बन जाना है। ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझिएगा जरा। इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्ट में टोटल एनर्जी ई थी, टोटल एनर्जी कितनी थी? ई थी। टोटल एनर्जी ई थी। आपने इस ई के 4 टुकड़े कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से। मैक्सिमम हाइट पे जाके 3 हिस्से अभी भी काइनेटिक एनर्जी के हैं और बचा हुआ एक हिस्सा किसका हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। पॉइंट समझ आया? कहां आधी आधी हुई हमेशा? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ई थी, मैक्सिमम हाइट पे जाके अगर आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी के 4 पार्ट्स कर दिए तो मैक्सिमम हाइट पे 3/4 यानी कि 4 में से 3 पार्ट अभी भी काइनेटिक एनर्जी के हैं, एक पार्ट 1/4 किसके पास है? पोटेंशियल के पास है। अच्छा, यही सवाल आपसे परसेंटेज में भी पूछता है। किसमें पूछेगा? परसेंटेज में। परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो नंबर आया ना भैया, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ गई। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 जा 4, 25 जा 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 75%। क्या मतलब? अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी 100% थी तो इसमें से 75% अभी भी काइनेटिक एनर्जी है, बची भी 25% कहां है? पोटेंशियल। सर इस तरह निकाल के दिखाएं जिस तरह आपने ये निकाली थी, निकाल लेते। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी माइनस जितनी अभी भी काइनेटिक एनर्जी है, यही है ना अभी भी काइनेटिक एनर्जी। एलसीएम सेम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4/4। ठीक है, 4 क्या बन गया? 1/4 इंटू ई बन गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लेना, ये आ जाएगा 25% ऑफ ई। यानी कि 25% सिर्फ किसमें कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल में। बाकी का 75%, 75% अभी भी किसमें? काइनेटिक की फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बस मैं इसीलिए जो है ना वो सोल्यूशन बनाने से घबरा रहा हूँ। ये जो मेरी आदत है ना लंबी करने की, तो वो फिर ये शुरू हो जाता है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने पास पेपर में डाले, मैं भी दिखाता हूँ आपको। अब यही सवाल देखो, अब यही सवाल मिसाल के तौर पे आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 60 डिग्री पे। कितने पे लॉन्च किया? 60 डिग्री पे लॉन्च किया। अब वीडियो को पॉज करके पहले कर लेना इसे तरह। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी? ई हाफ एम यू स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब ये आपने क्या निकाली है? काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ई थी और आपने इसके 4 टुकड़े किए, 4 हिस्से किए, 4 पार्ट्स किए, 4 में से एक पार्ट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है अभी, बाकी के 3 पार्ट्स कहां गए? पोटेंशियल में।
सर मैथमेटिकली तो बड़ा जबरदस्त फील आ गया हमें। अब इसको आप जरा और समझा दें, अभी थोड़ा सा अभी भी ना तशनगी बाकी है। चलो तशनगी देखते हैं जरा अभी, ठीक है। अगर मैं 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता हूं तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर मैं 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता हूं तो वो कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना। सर आपने रेंज तो सेम बना दी, हालांकि वो तो अलग अलग है, तो क्या हुआ? पढ़ाया नहीं था क्या मैंने आपको कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज कैसी आती है? सेम आती है अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम हो। याद आ रहा है? मतलब एक ही रेंज हासिल करने के आपके पास दो एंगल्स पॉसिबल होते हैं, एक ही रेंज के दो एंगल्स पॉसिबल होते हैं। तो अब देखो जरा, क्या ब्लू वाली ट्रेजेक्ट्री और रेड वाली ट्रेजेक्ट्री जमीन से दोनों एक ही जितना ऊपर है? नहीं, जो ब्लू वाली ज्यादा ऊपर है, इसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो डिपेंड ही हाइट पे करती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जरा याद दे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या? mgh। तो भैया है तो सही, वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, तो जब 60 डिग्री वाले की हाइट ज्यादा है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। सही है। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि वो हमेशा आधा 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 होगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, गलत कॉन्सेप्ट है, याद रखना। सर आधा कब होगा? जब 45 डिग्री पे लॉन्च करेंगे तो आधा होगा, 45 पे लॉन्च नहीं करेंगे तो आधा नहीं होगा। अब सवाल देख लो क्या था इतनी लंबी करने के बाद। सवाल ये था, एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? निकाल के देख लिया हमने, E/2। अच्छा ये सवाल आप वैसे देखते ही हल कर सकते थे, इतनी लंबी तो मैंने वैसे ही करी है। देखो 2E तो हो नहीं सकती, क्यों? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो E अगर वेलोसिटी स्टार्ट में थी तो वो बढ़ तो नहीं सकती, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन हो जाएगी। हाँ, अगर रास्ते में किसी और तरह से आप उसकी स्पीड बढ़ा दो तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वो कुछ तरीका लगाना पड़ेगा बीच में, ठीक है। जीरो भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरी ट्रेजेक्ट्री में प्रोजेक्टाइल किसी भी जगह पे रुकता नहीं है। पढ़ा, याद आ रहा है? एक एमसीक्यू डिस्कस किया था हमने कि ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी जगह पे जीरो होती है? नहीं। अब जहन में सवाल आएगा, सर मैक्सिमम हाइट पे होती तो है। अब मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट जीरो होता है, एक्स कंपोनेंट तब भी मौजूद होता है, ठीक है। और ई तो हो नहीं सकती। ई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी का कंपोनेंट कम होता है, जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो E/2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इस जैसे क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे, देखो अब चलो आपको ये वाले क्वेश्चन भी दिखा दें। ये वाले क्वेश्चन भी मैंने सारे के सारे आपके साथ अपलोड किए हुए थे मेरा बेटा, और मुझे खुशी होगी अगर आपको भी ये चीजें पता हो। तो ये देखो, चलो सवाल पढ़ो आप जरा। और ये मैंने कोई प्रैक्टिस शीट बच्चे आज अपलोड नहीं करी, ये सब प्रैक्टिस शीट पहले की अपलोड हुई भी हैं। जो बच्चे हैं जो इसको फॉलो करते हैं वो सब आपको बता सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चन नजर आ रहा है यार? E/2 इसका आंसर आ रहा है। अच्छा एक और भी दिखाते हैं आपको अभी। डम 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 डम। यार एक और भी काइनेटिक एनर्जी का सवाल था, कहीं ब्लड पोटेंशियल एनर्जी का सवाल था, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा। ब्लड आपके पास ये अवेलेबल होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। पहले तो आंसू निकलेंगे कि ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है। तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना, फिर वो लेक्चर सारे के सारे अपलोड मैंने ऑलरेडी किए हुए पीएमसी के अकॉर्डिंगली, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जरा। चलो मेरा बेटा, अब ये देखो, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4√3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। हमने जब पास पेपर के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे और पीएमसी के सैंपल पेपर डिस्कस किए थे, तो मैंने मैक्सिमम हाइट और रेंज का एक शॉर्टकट पढ़ाया था। वो कैसे आता है वो भी बता देते हैं। देखो आर का फॉर्मूला होता है V0² अपॉन G इंटू sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, या sin 2 थीटा खुद किससे मिलके बना था? 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला था। इसी तरह हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास, मैक्सिमम हाइट का, V0² अपॉन 2G इंटू sin²थीटा। अब अगर मैं हाइट और रेंज को आपस में डिवाइड कर दूं, हाइट और रेंज को क्या करूं? डिवाइड कर दूं, तो हाइट अपॉन रेंज अगर मैं करता हूं, हाइट का फॉर्मूला क्या है? V0² अपॉन 2G इंटू sin²थीटा। जब रेंज का फॉर्मूला नीचे आएगा और नीचे वाली चीज को मैं पलटूंगा तो जाहिर है ऊपर चला जाएगा, भाई डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है ना, फ्रैक्शन पलट जाता है। अपॉन में क्या आ जाएगा? V0² मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जरा देखो जो कैंसिलेशन हो रही है कर लो। V0² से V0² मर गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा मर गया, एक जी से एक जी क्या हो गया? मर गया। विच मीन्स H डिवाइडेड बाय R विल बी इक्वल टू
अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचता नजर आ रहा है। नीचे अगर आप देखो तो दिस टू विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टू, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू टू जा फोर, इंटू क्या बच रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा बच रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक और मासूम और पुराना सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें निकल के दिख रहा है, एंड दैट विल बी टेंजेंट थीटा। क्या बन रही है, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये शॉर्टकट निकल आता है जो आप में से अक्सर लोगों को याद होना चाहिए, फोर एच इक्वल्स आर टेंजेंट थीटा। जब आप अपनी एमडी कैट की प्लेलिस्ट देखोगे ना, मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन के फौरन बाद एक दो वीडियोस अपलोड की थी जो आपके पास मौजूद भी हैं, जिसके अंदर हमने पास पेपर में प्रोजेक्टाइल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे ना वो सारे के सारे अपलोड किए, देख लेना, वो भी मौजूद है। ये सिंपल फॉर्मूला, इसको लगाएंगे मसला हल हो जाएगा, फोर एच इक्वल आर टेंजेंट थीटा। क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज इज फोर अंडर रूट थ्री टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज फोर अंडर रूट थ्री टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, फोर अंडर रूट थ्री टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। सेट है, फॉर्मूला क्या है, फोर एच इक्वल्स आर टेंजेंट थीटा, ऐसे ही है, वैल्यूज पुट करें जरा, फोर एच आया एज इट इज, आर की जगह पे क्या आएगा, फोर अंडर रूट थ्री, अरे भैया फोर अंडर रूट थ्री एच, आर की जगह पे आ गया इंटू टेंजेंट थीटा, जो मर रहा है मार दो भैया, फोर से फोर मर गया, एच से एच मर गया, यहां उल्टे हाथ पे बचा वन, सीधे हाथ पे क्या बचा, रूट थ्री, यानी कि ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री। जब टेंजेंट वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट थ्री। अब टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री क्या होता है भैया, 30 डिग्री के बराबर होता है। सर ये कैसे पता चलेगा, वही जो मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट बता रहा था ना, उसमें मौजूद है, मैं लिंक भी पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। बेटे देखो इस, ये देखो आपके साथ ये सोल्यूशन जो है ना वो करने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग जो है ना वो परेशान होना शुरू हो जाओ, ये आंसर हो गया इसका। आप लोग परेशान होना शुरू हो जाओगे, सर हमारे टीचर ने हमें ये, मुझे पता है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे पता है ये सारी बातें, तो क्या दिक्कत है। देखो आखिर में कोई अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेता, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है इसको पूरा करना। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, करो भाई, मेहनत करो, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है किसी ने नहीं पढ़ाया तो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आपके पास तो मौजूद है ना चीज, आपको पता चल गई, यू हैव टू डू, खत्म हो गई कहानी, आपने करना है हर हाल के अंदर, नहीं कराया तो भी आपने करना है, कराया तो भी करना है। करियर आपका है या सामने वाले का है, सही है, करियर तो आपका है ना भैया, तो आपने मेहनत कर लेनी है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास तीन क्वेश्चन हो गए, इस जैसे भी इसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, मतलब भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे आंसर की के साथ, देख लेना इसको। अब मेरा बेटा देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना, मुझे लगता है इस दफा हमने प्रोजेक्टाइल से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है, भर भर के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज इज मिनिमम, सारी दुनिया पूछती थी अक्सर के मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हमने कहानी ड्राइव कर ली। देखो आपके पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो क्या होती है, आर बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा। आपकी रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, जी पे और साइन के फंक्शन पे। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि जी कांस्टेंट है और आपने इनिशियल वेलोसिटी फिक्स रखी हुई है, तो रेंज किस पे डिपेंड करेगी, रेंज साइन के फंक्शन पे डिपेंड करेगी। गोया मैं कह सकता हूं कि मेरा बेटा रेंज विल बी मैक्सिमम जब साइन फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। देखो साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग नहीं होती, साइन फंक्शन की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और वो होती है वन। भले साइन टू थीटा हो, भले साइन थ्री थीटा हो, भले साइन फोर थीटा हो, ये जो आगे टू थीटा थीटा फोर थीटा होता है ये उसका आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बगैर आपका फंक्शन अधूरा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ प्लस का साइन लिख दूं ना, तो इससे कोई मुराद नहीं है, ये ऐसे ही है, लेकिन जब इसके साथ इसके ऑपरेंड्स आ गए ना थ्री और टू, अब कोई मतलब बन रहा है कि थ्री प्लस टू इज फाइव। ऐसे ही मैं साइन लिख दूं, इससे मुराद कुछ नहीं है, साइन 30 डिग्री इज समथिंग, साइन 40 डिग्री इज समथिंग। तो मैंने कहा कि रेंज मैक्सिमम होगी जब साइन मैक्सिमम होगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वन, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है वन, और अगर मैं साइन को वहां ले जाऊं तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ वन, और साइन इनवर्स वन कितना होता है 90 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सब सिखाया हुआ है, आप देख लेना, परेशान नहीं है। थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। याद रखिएगा 45 डिग्री पे अगर आप अपने प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो तो रेंज विल बी मैक्सिमम, लेकिन वो तो मैक्सिमम पूछ नहीं रहा, वो तो क्या पूछ रहा है, मिनिमम। अब यहां पे आते हैं दो मसले, क्या,
अब देखो बेटे, रेंज होता क्या है? रेंज ये होता है जब प्रोजेक्टाइल को आपने फायर किया ना, तो प्रोजेक्टाइल अपने लॉन्च पॉइंट से टारगेट पॉइंट पे आगे गिर गया, तो ये जो बेसिकली डिस्टेंस उसने कवर किया ना एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस जो कवर हुआ, ये बेसिकली क्या कहला रहा होता है? ये कहला रहा होता है मेरा बेटा क्या? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाता है ये? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है। क्लियर है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है ये। अब इसमें सीन क्या है? इसमें सीन ये है, ये आपको कम से कम चाहिए। देखो अगर आप 90 डिग्री में प्रोजेक्टाइल को फायर कर दोगे ना, तो रेंज बिल्कुल कम से कम होगी। अब इसमें जो ऐतराज आएगा मैं उसको खुद ही जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लेते। अगर आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया, तो आपका प्रोजेक्टाइल कहां जाएगा? प्रोजेक्टाइल सीधा ऊपर जाएगा, और वहां से प्रोजेक्टाइल ने सीधा क्या होना है? इसी सीध में नीचे आ जाएगा। तो जो रेंज है इसकी वो कितनी हो गई? 0 हो गई, कोई कवर ही नहीं हुई। तो सर फिर ये प्रोजेक्टाइल कहाँ रहा? बिल्कुल नहीं रहा प्रोजेक्टाइल, मैं मान रहा हूं आपकी इस बात। इसने आपसे ये चीज पूछी भी कहाँ थी? पॉइंट समझ आ रहा है? इसने आपसे ये चीज पूछी कहाँ है कि ये प्रोजेक्टाइल है या नहीं? ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम कब होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम कब होगी? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आपके पास एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज इज मिनिमम? तो 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? मिनिमम होगी। सर 30 या 60 क्यों नहीं हो सकता? 30 या 60 के ऊपर रेंज एक जैसी आएगी, इसलिए आप ये दोनों आंसर में से कोई नहीं ले सकते भाई। 30 और 60 करके देख लेना। आप इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम कर लेना 10 मीटर पर सेकेंड, और एक बार रखना 30 डिग्री, एक बार रखना 60 डिग्री, और दोनों पे आप रेंज निकालना, एक जैसी आएगी। तो इसमें 30 और 60 तो आंसर हो ही नहीं सकता। और 45 डिग्री पे तो आपको वैसे ही पता है कि क्या आ रहा है आंसर। मैक्सिमम रेंज होती है हमेशा हमारे पास 90 डिग्री पे। याद रखिएगा 90 डिग्री पे जो रेंज होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, 0 है। और जो हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर कभी पूछ लेते हैं ना कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे मिलेगी, तो वो 90 डिग्री पे मिलती है। क्यों? आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे सीधा फेंक दिया, सीधा ऊपर जाएगा वाई की डायरेक्शन में, और ऊपर से क्या होगा? नीचे आएगा। और वो जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको अगर निकालने के लिए बोले ना कि वो कितनी होती है, तो वो ये फॉर्मूला होता है H इक्वल यू स्क्वायर अपॉन 2G। लेकिन याद रखिएगा किस एंगल पे फायर किया है? 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना के सीधा ऊपर फायर कर दिया। पॉइंट क्लियर है भाई? अभी वो आपसे पूछ रहा है रेंज मिनिमम कब होगी, ये नहीं कह रहा कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मिनिमम रेंज के अंदर वो कंडीशन अव्वल नंबर पे आएगी जो वो कह रहा है, क्या? कि रेंज मिनिमम करो। तो रेंज इन सब में मिनिमम किसमें? 90 डिग्री के ऊपर मिनिमम में। और ये सवाल भी है इसका, जो हाइट वाला क्वेश्चन है ना, ये माजी में पूछा गया। इसका हाइट वाला क्वेश्चन माजी में पूछा गया है। इसका हाइट वाला क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि वो माजी में पूछा जा चुका है गा। डम 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 डम। देखो 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 देखो, ये देखो सवाल पढ़ो जरा। ये सवाल पढ़ो, सामने आ गया क्वेश्चन। आप प्रोजेक्टाइल गोज फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ। फार्देस्ट मतलब कि सबसे दूर कब जाता है? फार्देस्ट मतलब दूर तरीन। दूर तरीन जाने के लिए ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? अबे ऐसे जाएगा तो वो जमीन के साथ चिपक के जा रहे हैं ना, वो दूर तरीन थोड़ी जा रहा है। ऐसे जाएगा तो वो दूर तरीन जाएगा। तो फारदेस्ट कब जाएगा? 90 डिग्री के केस में जाएगा फारदेस्ट, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक हो गई बात की। अगला सवाल देखो। और देखो आपका एग्जामिनर जो है ना मेरा बेटा, थोड़ा सा आपके साथ चालाकी करता है, थोड़ा सा मस्ती करने का हक तो उसको भी हासिल है ना। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मस्ती की जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। भाई यहाँ पे भी यही सीन है। हमने, आपको याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा था। क्या पॉइंट पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में? सब नहीं पढ़ा होगा कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है और आपने प्रोजेक्टाइल को दो डिफरेंट एंगल पे लॉन्च किया, और ये दोनों डिफरेंट एंगल्स अलग अलग हैं, दे बोथ आर नॉट सेम, दे बोथ आर डिफरेंट, लेकिन दोनों कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहचान क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनको जमा करें आंसर आता है 90 डिग्री। आंसर कितना आता है? आंसर आता है 90 डिग्री। तो उसके ऊपर रेंज हमेशा कैसी आती है? सेम आती है। याद आ रहा है? इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, देन द रेंज ऑब्टेन्ड इन बोथ द केसेस विल बी सेम। पढ़ाया था। अब जब भी कभी आपको ये वाले एंगल नजर आए ना, 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे पता चला सर आपको ये? आप तो जादूगर हो गए। नहीं, ये जादूगर नहीं हुआ भैया, देख के पता चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनको जमा करने पे आंसर 90 डिग्री आ रहा है। जरा इनको जमा करके देखना। 45 डिग्री, अरे भैया तुम कहाँ आ गए? 45 डिग्री प्लस थीटा पहला एंगल है,
45 डिग्री माइनस थीटा दूसरा एंगल है, ऐड करो जरा इन्हें, थीटा से थीटा मर गया, 45 में 45 जोड़ा, आंसर क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस फॉर अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल दिस एंड दिस द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर, तो भैया R1 इक्वल टू R2 होगा, अगर मैं R1 अपॉन R2 करूंगा ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा 1 आएगा ना, जितना ऊपर उतना नीचे, R1 R2 उतना ही बनेगा भैया, ऐसे ही बनेगा। सर अगर यहाँ पे 45 की जगह कुछ और होता, मुझे पता है कोई ना कोई किसी ना किसी जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, 50 डिग्री प्लस थीटा होता, 50 डिग्री माइनस थीटा होता, क्या ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होते? नहीं। क्या मैंने आपको रट्टा मारना सिखाया है? नहीं। मैंने तो आपको सिखाया ना कि कैसे देख सकते हो आप, प्लस थीटा माइनस थीटा मर गया, क्या बन रहा है ये 100 डिग्री, तो क्या मैं कहूंगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? मैं नहीं कहूंगा ये। सर तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को वो कितनी तरह से पूछ सकता है? दो तरह से पूछ सकता है, फकत दो तरह से, फकत दो तरह से। एक 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा। सर दूसरा तरीका थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, इन्हीं दो से पूछता है वो नॉर्मल। सर और किसी तरह नहीं पूछ सकता? और भी एक तरीका हो सकता है, 30 डिग्री प्लस थीटा एंड 60 डिग्री माइनस थीटा, एक तरीका ये भी हो सकता है, 30 डिग्री प्लस थीटा और 60 डिग्री माइनस थीटा, इससे भी पूछ सकता है। सर ऐसे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्या 15 डिग्री प्लस थीटा, अरे भैया रुक जा, और 75 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट अजान हो जाए मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, अच्छा देखो मैं बता रहा था ना या दो के बजाय वो इन तीन तरीकों से पूछ सकता है, और किसी तरह से क्यों नहीं पूछेगा? देखो पहले तो आप ये देख लो कि आपसे ना वो, देखो अगर ऐसे लिखते हैं ना अल्फा प्लस थीटा एंड बीटा माइनस थीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है एज लॉन्ग एज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, तो वो हो सकता है। लेकिन ये 15 और 75 डिग्री वाला इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, उनकी वैल्यू अमूमन हम स्टैंडर्ड एंगल पे लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इनकी हम लेके चलते हैं, क्योंकि बाकी की वैल्यूज ना इतनी आराम से नहीं आती। ठीक है, बट वो भी हमने निकालना सीखी भी है, वही जो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस वाली बता रहा था ना, उसमें सीखा हुआ। ठीक है, तो बहरहाल मैं पुराने वाले अल्फाज अपने वापस ले लेता हूँ कि इन दो के अलावा कोई नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ठीक है, चेक कैसे करना है, आपने सिंपल ऐड करके देख लेना है, अगर वो 90 डिग्री बन रहा है मसला हल हो जाएगा। डायरेक्टली रेंज R1 विल बी इक्वल टू R2 और अल्टीमेटली आंसर कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अच्छा ये कभी कभार ना वो चेंज भी कर देता है, क्या? हमने सर्कुलर मोशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना रेडियन एंगल का, आप डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हो मेरा बेटा? आप डिग्री से रेडियन में किस तरह से जाते हैं? डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका क्या होता है? मल्टीप्लाई पाई और डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, पढ़ाया था, तब जरा देखना। 45 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, सिंप्लीफाई करते हैं जरा, देखो क्या बन रहा है। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 कैरी चला गया, 5 6 जा 30, अच्छा गुड हो गया। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी कि क्या बचा ये पाई बटे 4, यानी कि आपका एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है पाई बाय 4 प्लस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। सर इसमें कैसे पहचानेंगे हम, क्या पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करें? नहीं बेटे बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो आप इन दोनों को ऐड करो जरा, पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा से थीटा मर गया, क्या बचा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, क्या बनता है ये 2 पाई बाय 4, 2 से 4 मरेगा तो क्या बनेगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 90 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाय 2 रेडियन में कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर डिग्री में एंगल दिए हुए तो आपने दोनों को जमा करके देखना है कि आंसर 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रेडियन में दिया हुआ है तो दोनों को जमा करके देखना है कि आंसर पाई बटे 2 रेडियन आ रहा है या नहीं आ रहा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो पहले पार्ट के अंदर मेरा बेटा यही 5 सवाल रखते हैं जरा हम लोग, 1 2 3 4 और 5। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि प्रैक्टिस से जितने भी अपलोड हुए वो सारे के सारे इतनी तफसील से डिटेल से मेहनत के साथ आपके साथ शेयर कर दिए जाए। तो बस आपने देखा ना, तो जब मैं शुरू करता हूँ ना तो फिर उसके अंदर वो सब चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं जो कभी पढ़ाई भी थी या पढ़ी भी थी, वो सब आना शुरू हो जाती है। बराबर,
अब आपके पास जो आपको टाइम मिला हुआ है ना, उसमें इस अप्रोच पे लेके चलो कि जो जो आपके लूप होल्स हैं उनको आप कवर करते हुए जाओ। बाकी मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रैक्टिस मटेरियल, आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी MD कैट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसने नहीं देखे वो लेक्चर देख लेना, ठीक है मेरा बेटा। मुझे बताना कि मजा आया या नहीं आया।